भाभी ने अपने गहने बेचकर देवर को पढ़ाया। जब कलेक्टर बनकर आया और भाभी के साथ जो हुआ उसे जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक महिला की है जो पिछले 6 महीने से अपने मायके में रह रही है और वहां पर दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा कर रही है। एक दिन सुबह सुबह जब वह काम पर जाने के लिए घर से निकलती है तो अचानक उसकी नज़र एक कार पर पड़ती है। यह कार डीएम साहब की थी और धीरे धीरे उसके घर की तरफ आ रही थी। अब इस प्रकार कार को देखकर वह महिला ठिठक जाती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। तभी उसके घर के थोड़ी दूर आकर वह कार रुकती है। कार से उसका अनपढ़ पति उतरता है। जैसे ही वह महिला यह सब देखती है तो हैरान रह जाती है और आखिर कौन थी वह महिला और किस कारण उसका अनपढ़ पति डीएम साहब की कार से उतरा था। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था प्रीति। प्रीति पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। उसने 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद अभी अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। प्रीति पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन उसकी गरीबी उसके सपनों को कुचल रही थी। उसके पिता के पास अधिक पैसे नहीं थे, फिर भी वे जैसे तैसे करके अपनी बेटी को सरकारी कॉलेज में पढ़ा रहे थे। एक दिन जब प्रीति कॉलेज जा रही थी तो रास्ते में एक व्यक्ति जो बाजार के काम से आया था उसे देख लेता है। प्रीति बहुत सादगी से कॉलेज जाती थी, ना इधर उधर देखती थी, ना किसी से बात करती, बस जमीन की ओर नजरें झुकाए चलती थी। उस व्यक्ति को प्रीति का यह स्वभाव बहुत अच्छा लगा। वह व्यक्ति उसके गांव का एक जमींदार था जिसके पास काफी पुश्तैनी जमीन और संपत्ति थी। उसके 2 बेटे थे। प्रीति को देखने के बाद वह व्यक्ति कॉलेज जाता है और वहां से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है। उसे प्रीति के घर का पता भी चल जाता है। इसके बाद वह जमींदार प्रीति के पिता के पास जाता है और उनसे उनकी बेटी का हाथ अपने बड़े बेटे के लिए मांगता है। प्रीति के पिता यह सुनकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, साहब क्यों मजाक कर रहे हैं? हम लोग गरीब जरूर है, लेकिन हमसे इस तरह का मजाक मत कीजिए। इस पर जमींदार कहता है, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे तुम्हारी बेटी का स्वभाव बहुत पसंद आया। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी ही सादगी और संस्कारी वाली बहू चाहिए। मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास शादी की व्यवस्था करने के लिए पैसे नहीं है तो मैं अपनी तरफ से सारी तैयारियां करवा दूंगा, बस तुम हाँ कर दो। अब प्रीति के पिता सोच में पड़ जाते हैं। उनके पास पैसे भी नहीं थे और ऊपर से बेटी की शादी भी आसानी से हो रही थी, तो उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। शाम को जब प्रीति कॉलेज से लौटती है तो उसके पिता उसे बताते हैं, बेटी तुम्हारी शादी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। हमने हाँ कह दिया है। बहुत बड़ा घराना है, ढेर सारी पुश्तैनी जमीन है, वहां तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम रानी बनकर रहोगी। यह सुनकर प्रीति घबरा जाती है। पिताजी, मैं पढ़ लिख कर एक बड़ी अधिकारी बनना चाहती हूँ, प्लीज मेरी शादी मत करवाइए। लेकिन पिता सांस लेते हुए कहते हैं, बेटी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर अधिकारी बना सकूं, और अगर मैं तुम्हारी पढ़ाई जारी भी रखूं तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम अधिकारी बन ही जाओगी? इससे अच्छा है तुम शादी कर लो। प्रीति अपने पिता की मजबूरी को देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह धीरे स्वर में कहती है, ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही सही। इसके बाद प्रीति के पिता जमींदार को खबर भिजवा देते हैं और दोनों की शादी पक्की हो जाती है। जमींदार के 2 बेटे थे। एक और कारण था प्रीति से शादी करवाने का। जमींदार के बड़े बेटे की शादी नहीं हो रही थी क्योंकि वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और पैसे के कारण उसकी बदनामी भी हो चुकी थी। गांव में चर्चा थी कि यह लोग किसी की इज्जत नहीं करते और ना ही किसी से ढंग से बात करते हैं। इसी वजह से जमींदार ने प्रीति से अपने बड़े बेटे की शादी करवाने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद प्रीति की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल आ जाती है। वह अपने सास ससुर की सेवा करती है और अपने पति की इच्छाओं का सम्मान भी करती है। एक दिन प्रीति अपने पति से कहती है, मुझे पढ़ाई जारी रखनी है, अगर आप मेरी आगे की पढ़ाई करवा दे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसका पति जो कि 10वीं फेल था गुस्से में कहता है,
पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो तुम्हें आगे पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। घर के अंदर आराम से रहो, घर संभालो, वैसे भी तुम्हें बच्चे ही पालने हैं। ऐसा कहकर उसने साफ मना कर दिया। लेकिन उसी घर में उसका एक छोटा देवर था जिसका नाम था अमित। अमित बीए में पढ़ाई कर रहा था। उसकी पढ़ाई को देखकर प्रीति बहुत खुश होती थी। अमित का स्वभाव अपने बड़े भाई से बिल्कुल विपरीत था। वह अपनी भाभी का आदर करता था और उसे माँ की नज़रों से देखता था। उधर अमित के माता पिता भी बड़े नेक दिल और समझदार थे, लेकिन उसका भाई विजय पूरी तरह से दौलत के घमंड में चूर था। अब इसके बाद जब अमित पढ़ाई करता रहता तो प्रीति अपने सपनों को अमित के अंदर जीने लगती। वह अमित को एक बड़ा अधिकार बनने के लिए प्रेरित करती। लेकिन अमित अभी इस बात को नहीं समझता था और भाभी की बातों को मजाक में उड़ा देता था। वह बिल्कुल भी इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचता था। अमित पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे लगता था कि उसके पास काफ़ी रुपया पैसा है, तो उसे किसी बड़े अधिकारी बनने की ज़रूरत ही क्या है। वैसे भी अगर वह जीवन भर कुछ भी ना करे तो भी इतनी आय थी कि उसकी सारी जिंदगी आराम से गुजर सकती थी। इसी वजह से वह फिलहाल अपनी भाभी की किसी भी बात पर गौर नहीं देता था। लेकिन तभी एक दिन अचानक जब वह एक होटल में बैठा हुआ था, वहां कलेक्टर साहब आए। उनका रुतबा देखकर वह एकदम से हिल गया। कलेक्टर साहब के पास सिक्योरिटी थी, सरकारी गाड़ी थी और साथ में ड्राइवर भी था। यह सब देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, अगर ऐसा रुतबा हो तो यह पैसा भी इसके सामने कुछ नहीं। इसके बाद वह अपनी भाभी की बातों को और भी ज़्यादा ध्यान से सुनने लगा। प्रीति उसे बार बार बड़े अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करती रहती थी। धीरे धीरे अमित की ग्रेजुएशन पूरी हो गई। अब वह कोचिंग करने के लिए बाहर जाना चाहता था। जब बड़ा भाई विजय यह देखता है कि अमित आगे पढ़ाई करना चाहता है, तो पहले तो वह उसे मना कर देता है। वह कहता है, भाई तू क्या करेगा, घर के अंदर आराम से रह, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास अच्छा खासा रुपया पैसा है। लेकिन अमित के दिमाग में भाभी की बातें घूम रही थी। प्रीति ने उसे समझाया था कि बड़े अधिकारी का रुतबा अलग होता है और पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। साथ ही उसने खुद अपनी आंखों से कलेक्टर साहब का रुतबा देख लिया था। यही वजह थी कि अब वह अपनी पढ़ाई के लिए जोर देने लगा। जब विजय ने देखा कि छोटा भाई उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, तो वह उसे कड़े शब्दों में मना करने लगा। मैं तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाने दूंगा। अमित यह सुनकर गुस्से में आ गया और बड़े भाई से बहस करने लगा। इसी दौरान विजय गुस्से में कह देता है, हमारी तरफ से तो कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें इस बात के लिए सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर तुम्हें आगे की पढ़ाई करनी है तो घर से तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। दरअसल विजय फिलहाल घर का बड़ा बेटा था और पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के हाथ में थी। माता पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने घमंड में इतना चूर था कि उसने साफ साफ मना कर दिया। अब जब अमित को अपने सपने टूटते हुए नजर आने लगे, तो वह एक शाम अपनी भाभी प्रीति से बात कर रहा था। उस समय विजय घर पर नहीं था। तभी प्रीति कुछ पैसे लेकर अमित को देती है। यह लो, यह रहे पैसे, इन पैसों से अपनी जिंदगी बनाओ और एक बड़ा अधिकारी बनकर दिखाओ, लेकिन यह बात तुम्हारे भाई को पता नहीं चलनी चाहिए। यह कहकर उसने अपने वो पैसे दे दिए जो वह अब तक इकट्ठा कर रही थी। शादी के समय जो भी पैसे उसके पास इकट्ठे हुए थे, उसने उन्हें बचाकर रखा था। अमित को जब पैसे मिले तो उसने अपने माता पिता की आज्ञा ली और कोचिंग के लिए बड़े शहर चला गया। इधर जब विजय को पता चला कि अमित घर छोड़कर चला गया है, तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन चूंकि अमित ने उससे पैसे नहीं लिए थे, इसलिए वह कुछ नहीं कह सका। धीरे धीरे समय बीतता गया और अमित को और भी पैसों की जरूरत पड़ने लगी। इसके बाद वह अपने पिता से इस बारे में बात करता है, लेकिन पिता पूरी तरह से लाचार थे, क्योंकि घर का पूरा लेन देन बड़े बेटे विजय के हाथ में था और विजय बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई अमित पढ़ाई लिखाई करके कामयाब बने। इस वजह से अमित काफ़ी चिंता में रहता था और यह बात कहीं न कहीं से प्रीति को पता चल जाती है। जब प्रीति को पता चलती है कि उसके देवर को पैसों की ज़रूरत है,
तो वह अपने ससुर जी को अपने गहने निकाल कर दे देती है। वे गहने जो उसके ससुर ने नहीं बल्कि उसके पति विजय ने उस पर चढ़ाए थे। प्रीति भावुक होकर कहती है, इन गहनों को ले जाओ और इन्हें बेचकर अमित को दे देना ताकि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन सके। यह सब देखकर सास ससुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे अपनी बहू को पाकर अपने आप को धन्य मानते हैं और कहते हैं, बेटी जरूर हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तू हमारे परिवार में आई है। अगर तू नहीं होती तो अमित की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती। इसके बाद अमित के पिता उन गहनों को बेच देते हैं और पैसे अमित तक पहुंचा देते हैं। सभी लोग इस बात को बड़े बेटे यानी विजय से छुपा लेते हैं और चुपचाप परिवार में यह सब कुछ चलता रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है और अमित एक दिन कलेक्टर बन जाता है। इसके बाद वहीं से यानी जहां उसकी ट्रेनिंग हो रही थी वापस नहीं आता, बल्कि वहीं से आगे की ट्रेनिंग के लिए भी चला जाता है। अमित ने अपने परिवार में यह बात नहीं बताई थी कि वह कलेक्टर बन चुका है। वह चुपके से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके अपने घर वालों को सरप्राइज देना चाहता था। उसकी अपने माता पिता से बातचीत तो होती रहती थी, लेकिन उसने कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया कि अब वह बड़ा अधिकारी बन चुका है। वह हमेशा यही कहता, अभी तो मुझे लगभग 2 साल और लगेंगे। इसके बाद जब अमित के पिता उससे पैसों के लिए पूछते हैं तो वह मना कर देता है। उसे पता होता है कि उसकी भाभी उसके लिए पैसों का इंतजाम करने में काफी संघर्ष कर रही है। इसी वजह से वह ट्रेनिंग के दौरान पैसों से इनकार कर देता है और कहता है, फिलहाल मुझे सैलरी मिल रही है, अब आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं आता, मैं यहीं से अपना इंतजाम कर लेता हूँ। धीरे धीरे अमित की ट्रेनिंग 1.5 साल में पूरी हो जाती है। उसी दौरान यह सारी बातें विजय को पता चल जाती है कि उसकी पत्नी प्रीति ने न केवल अपने पैसे बल्कि अपने सारे गहने भी बेच दिए ताकि अमित की पढ़ाई का खर्चा पूरा हो सके। विजय को यह सब तब मालूम पड़ता है जब एक शाम उसके माता पिता आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। हमारी बहू कितनी नेक है, अगर वह ना होती तो अमित की पढ़ाई कभी पूरी नहीं हो पाती। यह सुनकर विजय क्रोध से उबल पड़ता है। उसके मन में ईर्ष्या और गुस्से का सैलाब उमड़ने लगता है। वह तुरंत अपने माता पिता पर बरस पड़ता है। आप सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। मेरे मना करने के बावजूद अमित को पढ़ने भेजा गया और सबको सब कुछ पता था, फिर भी मुझसे छुपाया गया। इसके बाद विजय गुस्से में भरा हुआ प्रीति के पास जाता है और बिना कुछ सोचे समझे उस पर चीखने चिल्लाने लगता है। वह प्रीति पर जुल्म ढाते हुए कहता है, जब मैंने मना किया था तो तुमने उसके लिए पैसे क्यों दिए? मेरी कोई अहमियत नहीं है, मेरे कहे का कोई मोल नहीं। प्रीति उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है और शांत स्वर में कहती है, शिक्षा सबसे बड़ी दौलत होती है। अगर अमित पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बन जाएगा तो लोग तुम्हारी और भी ज्यादा इज्जत करेंगे, तुम्हारा नाम ऊंचा होगा। लेकिन विजय के मन में गुस्से और जलन की आग धधक रही थी। ऊपर से वह खुद पढ़ाई में असफल रहा था, इसलिए यह सब उसे सहन नहीं हो रहा था। उसका अहंकार उसे सही और गलत का फर्क समझने नहीं दे रहा था। आक्रोश में पागल होकर वह उसी रात प्रीति को बेरहमी से धक्के देकर घर से निकाल देता है और गरजते हुए कहता है, अगर इतना ही शौक है दूसरों को पढ़ाने का तो जाओ, अब उसी के पास जाओ। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यह सब देखकर विजय के माता पिता का दिल टूट जाता है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे भीतर से बेहद दुखी हो जाते हैं। वे अपनी बहू की इस दशा पर विचलित हो उठते हैं, लेकिन अपने बड़े बेटे के क्रोध और अभिमान के आगे विवश महसूस करते हैं। लेकिन अपने बेटे के सामने वे कुछ भी नहीं कह पाते और चुपचाप घर के अंदर ही रह जाते हैं। इसके बाद प्रीति अपने मायके चली जाती है और वहीं रहने लगती है। मायके में भी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए प्रीति ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया ताकि वह अपने माता पिता पर बोझ ना बने। प्रीति को पूरा विश्वास था कि उसका देवर अमित एक दिन जरूर आएगा और उसे इस स्थिति से बाहर निकालेगा। जब उसके माता पिता उससे कहते, बेटी हम लोग विजय से बात कर लेते हैं, तो प्रीति दृढ़ता से मना कर देती है, नहीं पिताजी, अभी सही समय नहीं है, जब सही वक्त आएगा तब हम बात करेंगे। वह अपने पिता को समझा बुझाकर चुप करा देती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और अमित की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है।
उसकी पोस्टिंग एक जिले में कलेक्टर के रूप में हो जाती है। उसे सरकारी आवास, सरकारी गाड़ी और सुरक्षा गार्ड भी मिलते हैं। अब वह अपने परिवार को सरप्राइज देने के लिए अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर सीधा गांव की ओर रवाना हो जाता है। गांव में जैसे ही अमित की गाड़ी प्रवेश करती है, चारों ओर हलचल मच जाती है। गांव के लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगते हैं। यह कोई बड़ा अधिकारी लग रहा है। लोग कानाफूसी करने लगते हैं और धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगते हैं। जैसे ही अमित अपनी चमचमाती सरकारी गाड़ी से उतरता है, पूरे गांव में खलबली मच जाती है। लोग हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही अमित है जो कभी इसी गांव की गलियों में साधारण कपड़े पहनकर घूमा करता था। गांव के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। उसके चेहरों पर आश्चर्य और प्रशंसा के भाव साफ झलक रहे थे। अमित बिना किसी दिखावे के सीधा अपने घर की ओर बढ़ता है। इसके कदम तेज और निगाहें अपने घर पर टिकी थी। घर के आंगन में उसके माता पिता और भाई संतोष खड़े थे। जैसे ही अमित घर के अंदर प्रवेश करता है, सबसे पहले वह अपने बड़े भाई संतोष के पैर छूता है और भावुक होकर कहता है, भैया, आप चाहे मुझसे कितने भी नाराज हो, लेकिन मेरे लिए आप हमेशा पिता समान रहेंगे। अगर भाभी प्रीति नहीं होती तो मैं यह मुकाम कभी हासिल नहीं कर पाता। अमित के यह शब्द सुनकर संतोष के चेहरे पर संकोच और ग्लानि के भाव उभर आते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाता। इसके बाद अमित अपने माता पिता के पैर छूता है। माता पिता की आंखों में आंसू थे। वे खुशी और गर्व से रो रहे थे। फिर अमित की नजरें घर में प्रीति को ढूंढने लगती है। वह पूरे घर में भाभी को तलाशता है, लेकिन प्रीति कहीं नहीं दिखती। अमित थोड़ा बेचैन हो जाता है और अपने माँ से पूछता है, भाभी कहाँ है? यह सुनते ही उसकी माँ की आंखें भर जाती है। भारी मन से वे सारी सच्चाई बयां कर देती है। कैसे संतोष को जब सच्चाई का पता चला तो उसने क्रोध में आकर प्रीति को घर से बाहर निकाल दिया। यह सुनते ही अमित का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला साफ दिखाई दे रही थी। अमित बिना कुछ सोचे समझे संतोष की ओर बढ़ने लगता है। उसके कदमों में आक्रोश था। वह संतोष का हाथ पकड़ता है और उसे घर से बाहर घसीट ले जाता है। अमित गुस्से और दर्द से भरी आवाज में चिल्लाकर कहने लगता है, देखो विजय भैया, आज से पहले हमारे घर पर कभी इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हुई थी। भले ही हमारे पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन यह इज्जत, यह मान सम्मान, क्या आपने कभी इसे महसूस किया है? अमित के इन शब्दों में गूंजती सच्चाई ने विजय को भीतर तक झकझोर दिया। उसका चेहरा शर्म से झुक गया और आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक आए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। विजय भावुक होकर अपने छोटे भाई अमित और माता पिता से माफी मांगने लगा। उसके शब्द कांप रहे थे, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी अमित अपने माता पिता की ओर मुड़कर कहता है, माँ बाबूजी, यह बात तो ठीक है कि भैया ने भाभी को घर से निकाल दिया था, लेकिन आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्या आपको कभी मुझ पर भरोसा नहीं था? अमित की बात सुनकर उसके पिता की आंखें भर आई। वे भारी मन से जवाब देते हैं, बेटा, हम तुम्हें बता तो देते, लेकिन हमें डर था कि अगर तुम्हें इन सब बातों का पता चल जाता तो तुम्हारी पढ़ाई में रुकावट आ जाती। हम नहीं चाहते थे कि हमारी पारिवारिक समस्याओं का असर तुम्हारे भविष्य पर पड़े। अमित गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, लेकिन अब इस गलती को सुधारना जरूरी है, और भैया, यह गलती आपने की है तो इसे सुधारने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। इसके बाद अमित अपने बड़े भाई विजय को गाड़ी में बैठाता है और दृढ़ता से कहता है, चलो, हम लोग भाभी के पास जा रहे हैं। दोनों भाई सरकारी गाड़ी में बैठते हैं और सीधा प्रीति के मायके की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते भर विजय सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहता है। उसके मन में पछतावे की लहरें हिलोरे मार रही थी। जैसे ही गाड़ी प्रीति के घर के सामने रुकती है, वहां मौजूद लोग हैरानी से देखने लगते हैं। उसी वक्त प्रीति घर से बाहर निकल रही होती है, लेकिन जैसे ही वह चमचमाती सरकारी गाड़ी देखती है तो उसके कदम ठिठक जाते हैं। गाड़ी रुकते ही विजय बाहर निकलता है। वही विजय जिसने कभी अपनी पत्नी को अपनाने से इनकार कर दिया था, आज पश्चाताप के आंसू लिए उसके सामने खड़ा था। विजय प्रीति के पास आता है। उसकी आंखों में ग्लानि और चेहरे पर पश्चाताप के भाव साफ झलक रहे थे।
वह कांपती आवाज में हाथ जोड़कर कहता है, प्रीति मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे बिना मेरा घर नहीं सिर्फ एक मकान है। कृपया मुझे माफ कर दो और वापस चलो। विजय की आंखों से आंसू छलक पड़े। प्रीति की आंखें भी भर आई, लेकिन वह चुपचाप खड़ी रही। उसका दिल भी टूट चुका था, लेकिन विजय के पश्चाताप में सच्चाई झलक रही थी। अमीर दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था। उसके परिवार की टूटती कड़ियां फिर से जुड़ रही थी। प्रीति यह सब देखकर हैरान रह जाती है। उसका वही अनपढ़ पति विजय, जिसने पढ़ाई लिखाई कब की बंद कर दी थी, आज कलेक्टर साहब की गाड़ी से उतरा है और उसके साथ एक पुलिस वाला भी खड़ा है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी गाड़ी से उसका देवर अमित निकलता है। जैसे ही वह बाहर आता है, वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी भाभी प्रीति के पैर छू लेता है। यह देखकर प्रीति की आंखें भर आती है। उसका वही देवर जिसके लिए उसने अपने गहने तक बेच दिए थे, आज उसके सामने खड़ा एक बड़ा अधिकारी बनकर खड़ा था। अमित की सफलता देखकर प्रीति की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वह भावुक होकर अपने देवर को गले से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी खुशी और दुख के आंसू एक साथ बह रहे थे। खुशी इस बात की थी कि उसका देवर उसकी मेहनत को सार्थक कर गया, और दुख इस बात का था कि उसने अपने परिवार से दूरी का दर्द सहा। इसके बाद विजय धीरे धीरे प्रीति के पास आता है। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था और आंखों में पश्चाताप साफ झलक रहा था। वह कांपती आवाज में हाथ जोड़कर कहता है, प्रीति मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तेरी जैसी महान महिला को अपने घर से निकाल दिया। मेरे गुस्से और अहंकार ने हमें अलग कर दिया, लेकिन अब मैं और यह दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कृपया मुझे माफ कर दो और हमारे साथ घर चलो। हमें फिर से एक परिवार बनना है। प्रीति कुछ देर तक चुपचाप उसे देखती रही। विजय की आंखों में सच्चाई और पश्चाताप देखकर उसका मन पिघल गया। उसने आंसू पोंछे और सिर हिला दिया, मानो माफ कर दिया हो। इसके बाद अमित मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी चलिए, अब आपको हमारे साथ घर चलना ही होगा। यह घर आपके बिना अधूरा है। प्रीति की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। वह बिना कुछ सोचे समझे चुपचाप उनके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। गांव वाले यह सब देख रहे थे और एकता और परिवार के प्रेम की मिसाल देखकर भावुक हो गए। उसके बाद में वे सब साथ में घर लौट आते हैं। घर के दरवाजे पर कदम रखते ही प्रीति ने आंगन को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वह घर जो कभी उसे पराया लगने लगा था, आज उसे फिर से अपना लग रहा था। घर पहुंचकर प्रीति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपने उसी आंगन में लौट आई जिसे उसने कभी छोड़ दिया था। इधर विजय का घमंड पूरी तरह से टूट चुका था। अपने छोटे भाई अमित की सफलता और रुतबे को देखकर अब वह गर्व महसूस कर रहा था। जिस छोटे भाई को कभी उसने ताने मारे थे, आज वही भाई उसका आदर्श बन गया था। अब विजय में काफी बदलाव आ गया था। वह न सिर्फ अपने माता पिता का सम्मान करने लगा था, बल्कि अपनी पत्नी प्रीति की बातों को भी ध्यान से सुनने और समझने लगा था। पहले जब प्रीति उसे समझाने की कोशिश करती तो वह उसे डांटकर चुप कर देता था और कहता था, तू औरत है और औरत की तरह ही रह। लेकिन अब प्रीति की समझदारी और संयम ने उसे घर में नई इज्जत दिला दी थी। गांव वाले भी अब विजय की काफी इज्जत करने लगे थे, क्योंकि उसका छोटा भाई अमित कलेक्टर बन गया था। वहीं जो लोग कभी विजय को ताने मारते थे, आज उसके घर की मिसालें देते थे। समय बीतता गया और जब कलेक्टर साहब अमित की शादी हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी को पहले ही अपनी भाभी प्रीति के बलिदानों और त्यागों के बारे में बता दिया था। यह सुनकर अमित की पत्नी भी प्रीति की बहुत इज्जत करने लगी और उसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानने लगी। पूरा परिवार अब एकजुट होकर रहने लगा। घर में फिर से खुशियां लौट आई और माता पिता यह सब देखकर बहुत खुश और गर्व महसूस करने लगे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनके दोनों बेटे अब समझदार हो गए हैं और उनकी बहू प्रीति ने परिवार को टूटने से बचा लिया। इस तरह त्याग, संयम और समझदारी की मिसाल बनकर प्रीति ने अपने परिवार को फिर से जोड़ दिया। इस कहानी का उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना
बचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक और सतर्क बनाना है ताकि आप इन कहानियों से सीखकर समाज में सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सके। तब दोस्तों, यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं थी, यह एक सत्य घटना पर आधारित थी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें।